आज के इस वीडियो में आपको मैं जो भी चीज़ सिखाने जा रहा हूँ वो आपके कंपटीशन के लिए बेहद बेहद ज़रूरी है। तो चलिए इस थ्योरी में हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या उन्हें सॉल्व करना है वो मैं बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं यहाँ पर आपको पहले हेडिंग बता दूँ, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इस थ्योरी को हमें पढ़ना है। इस थ्योरी को हम VBT भी बोलते हैं और जैसा मैंने अभी बताया कि पॉलिंग ने इसे 1931 में डेवलप किया था। और इस थ्योरी के द्वारा मेन से मेन चीज़ वो है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट करना यदि मैग्नेटिक बिहेवियर उसका नोन हो। तो चलिए हम क्या क्या चीज़ें और इसके द्वारा प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, वो चीज़ें क्या हैं और कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको इस कॉम्प्लेक्स के बारे में बता दूं थोड़ा सा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैंने अभी तक 27 वीडियोज में आपको कॉम्प्लेक्स के बारे में पूरी जानकारी दी है, तो अब इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स हमारे 2 टाइप के आपको मिलने वाले हैं। नंबर 1 4 कोऑर्डिनेशन नंबर कॉम्प्लेक्स होंगे और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के कॉम्प्लेक्स होंगे। पहली बात ये समझ लीजिए अच्छे से, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कॉम्प्लेक्स और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कॉम्प्लेक्स। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कॉम्प्लेक्स को 2 भागों में बांटा जा रहा है। पहला एक होगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और दूसरा होगा इसी में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। इसमें हम 2 टाइप की ज्योमेट्री देखेंगे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की। और जो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कॉम्प्लेक्स होते हैं ये कहलाते हैं हमारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये 2 चीज़ें पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं कि VBT थ्योरी में आखिर हमें सीखना क्या है। तो पहले कॉम्प्लेक्स के बारे में जान लें। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में मैं 2 टाइप की ज्योमेट्री निकालना होगी, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल अपने आप में एक ज्योमेट्री है, ऐसे स्क्वायर प्लेनर अपने आप में एक ज्योमेट्री है और इस तरीके से हम टेट्राहेड्रल बोलते हैं। किन कंपाउंड में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है और किन कंपाउंड में स्क्वायर प्लेनर होती है, किन कंपाउंड में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, हमें आज ये सीखना है। इसके साथ साथ में आपको हम बता दें कि अगर आपको VBT थ्योरी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कोई कॉम्प्लेक्स मान लीजिए आपको दिया है, मैं 2-3 टाइप के कॉम्प्लेक्स आपको बता रहा हूँ, उनको सबको सॉल्व कराऊंगा। जैसे मान लीजिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में कोई एग्जाम्पल लिख लेता हूँ मैं, लार्ज ब्रैकेट NiCN का होल 4 2 नेगेटिव। ऐसे मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने लिख दिया। अब इसकी ज्योमेट्री ये होगी या ये होगी, ये पता लगाने के लिए हम VBT थ्योरी का यूज करेंगे। अगर इसके बाद में ऐसा एग्जाम्पल एक और लिख दूं आपके सामने, NiCl का NiCl4 डायरेक्ट लिख देते हैं और यहाँ पर लिख दूं मैं 2 नेगेटिव। अब 2 कंपाउंड देखिए, लिगेंड अलग अलग है, सेंट्रल मेटल एक ही है, चार्ज एक ही है। हम दोनों को देख के बताना है हमें कि ये इनमें से दोनों में से कौन सी ज्योमेट्री किसकी है। ये हमें दिखाई दे रहा है कि 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि लिगेंड अगर 4 हैं और मोनोडेंटेड लिगेंड है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर उसी के बराबर होता है जितना नंबर ऑफ उसमें लिगेंड होते हैं। तो 4 लिगेंड तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4
4Cl, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ऐसे ही अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो आप देखेंगे, अगर मैं कोई ऐसा एग्जाम्पल ले लूँ FeCN का होल 6 और 3 निगेटिव कर देते हैं इसको, ये कंपाउंड दे दिया और आपसे पूछा गया इसकी ज्योमेट्री बताओ। ज्योमेट्री के साथ साथ क्या क्या इससे निकाल सकते हो वो मैं चर्चा अभी करूँगा। अभी तो मैं केवल आपको उस मैटर की तरफ ले जा रहा हूँ कि हमें VBT थ्योरी कैसे पढ़ना है और कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस को हमें आज निकालना सीखना है। ऐसा कंपाउंड है और बताना है, ये तो पक्का हो गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल होगा ही होगा, ये तो एक ही टाइप का बनता है इसमें। लेकिन इसके द्वारा हम और दूसरी चीज़ें क्या देख सकते हैं वो बात करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल मैं और लिखता हूँ आपके सामने, Fe(F6) ऐसा एग्जाम्पल दे दिया और यहाँ पर 3 निगेटिव। अब आपको इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, ये तो पक्का है, लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि वो टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है। यहाँ भी ऑक्टाहेड्रल तो पता लग गया, लेकिन दूसरी चीज़ों का पता नहीं लग रहा है, तो वो चीज़ें पूछी जाएंगी। क्या क्या चीज़ें हम इससे सीख सकते हैं, निकाल सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें हमें मालूम होना चाहिए जिसके द्वारा इनको निकाला जा सकता है। तो पहले तो आपने ये समझ लिया, अब कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ उनको नोट करिए कि आपको ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है और वो हम किस तरीके से क्वेश्चन को निकाल पाएंगे। तो देखिए, पहले नंबर पर अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो सबसे पहले हमें एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, सबसे पहले हमें सेंट्रल मेटल देख लेना, ये सेंट्रल मेटल है और इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, वो भी मैं अभी निकालना बताऊंगा। सभी पॉइंट्स को क्लियर करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। सेकेंड नंबर पर जब एटॉमिक नंबर हमें पता लग जाए तो दूसरे नंबर पर जानने की कोशिश कीजिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, कई बार कोऑर्डिनेशन नंबर देख के ही छोटा मोटा क्वेश्चन है सॉल्व हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, ये सारी सेंट्रल मेटल हैं, इनका हमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, अभी हम बात करेंगे इसकी। तीसरे नंबर पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी इन पॉइंट्स में वो है टाइप्स ऑफ लिगेंड। टाइप्स ऑफ लिगेंड, टाइप्स ऑफ लिगेंड का यह मतलब है कि लिगेंड इसके अंदर जो जुड़ा हुआ है वो वीक लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। हमें इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि जुड़ा हुआ, ये देखिए F है, Cl है, Cn है, तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है, इसकी हमें नॉलेज होना चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इस टाइप के। फोर्थ नंबर के पॉइंट्स में ये वाले वो पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें पहले से ही पता होना चाहिए, उसके बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये फोर्थ नंबर के पॉइंट हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको, जब ये चीज़ें हमें पता लग जाए तो हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, इस लिगेंड के इस पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना है सेंट्रल मेटल का, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर तो देख के ही पता लग जाएगा, मैं सभी को अभी सॉल्व कराऊंगा एक एग्जांपल के, इन चारों एग्जांपल्स के द्वारा। तो ऑक्सीडेशन नंबर हम पहले ही निकाल लेंगे, वो भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद आपको फिफ्थ नंबर के पॉइंट में ध्यान रखना है कि अब क्या करना है। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल, आपको सेंट्रल मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना है। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे तो उसके बाद हमारी चीज़ें यहाँ से सॉल्व होना चालू करेंगी कि वो क्या पूछेंगे, इनमें से शायद ही ये कोई चीज़ पूछे, क्योंकि ये तो हमें पता ही होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक का पार्ट। अब उसके बाद देखिए आप 6 नंबर के पॉइंट में
हमें क्या क्या चीज़ें वो प्रेडिक्ट करने के लिए बोल सकता है। तो सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो यहाँ पर हमें उसका हाइब्रिडाइजेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हाइब्रिडाइजेशन। हमें इस कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, यानी कॉम्प्लेक्स मीन्स सेंट्रल मेटल का ही निकाला जाता है। तो कॉम्प्लेक्स का हमें हाइब्रिडाइजेशन बताना है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, जो हमने 11वीं क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, उससे हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो हमारा काम उससे नहीं चलेगा, क्योंकि हम डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन तो निकाल लेंगे, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं निकाल सकते। क्या क्या हैं देखते चले जाइए। पहले हम हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप एक 12th क्लास के स्टूडेंट भी हो सकते हैं, तो आपको स्कूल्स लेवल पर पूरा आपको सॉल्व करके आना पड़ेगा। ये चीज़ें कैसे आई हैं, कहाँ से आई हैं, तो ये आपको पूरा सॉल्विंग करना मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। अब हाइब्रिडाइजेशन की बात आ गई, उसके बाद फिर 1 मिनट में आप सॉल्व कर लेंगे जब आप इसको सीख लेंगे। तो अब हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद और क्या निकालना है हमें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि यहाँ पर हम मैग्नेटिक बिहेवियर साथ में ही निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर, म्यू कह सकते हो इसको, मैग्नेटिक मूवमेंट। दो तरीके से, एक तो म्यू निकाल सकते हैं और दूसरा इसमें ये भी बताना पड़ेगा पेयर्ड या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता होगा तो मैग्नेटिक बिहेवियर में हम म्यू यानी मैग्नेटिक मोमेंट बता पाएंगे। और यहाँ पर इस वाली थ्योरी में मैग्नेटिक मोमेंट निकालने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये मान लीजिए कि लिमिटेशंस भी है बीबीटी थ्योरी का। लेकिन मैं थ्योरेटिकली आपको ऐसी कुछ ट्रिक बता रहा हूँ कि जिसके द्वारा 90% क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। 10% क्वेश्चन के लिए कोई ट्रिक नहीं होगी, उसके लिए उन्हें कुछ चीज़ें बताना होंगी कि ये चीज़ दी गई है, उसके आधार पे हम क्वेश्चन निकाल पाएंगे। तो वो चीज़ भी आपको बताऊंगा। अब बात आती है पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये मैग्नेटिक बिहेवियर 2 भागों में इसको बांट लेंगे। उसके बाद आता है एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री बताइए। तो ज्योमेट्री हम किसके आधार पर बताएंगे, जब हाइब्रिडाइजेशन आता है तो हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर हम उसकी ज्योमेट्री बता सकते हैं। तो ज्योमेट्री बता देंगे। ज्योमेट्री बताने के बाद और अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, वो होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इस पर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि कोई भी जो मान लीजिए कोई कंपाउंड दिया गया है और वो कंपाउंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्या होता है बताऊंगा अभी। उसके बाद 11 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ वो क्या है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, देख के ही बताना होगा आपको। इन सारे क्वेश्चंस को मेरे अंदाज में सारे क्वेश्चन इसमें आ गए जो मैं बताना चाह रहा हूं। और ये सभी क्वेश्चंस के जवाब आप किसी भी एक फार्मूले को लेकर के आप सीख सकते हैं। तो चलिए आप सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं सभी क्वेश्चंस का जवाब आपको एक एक करके बताता हूं कि ये कैसे निकालना है। इसको आप नोट कर लो। अब देखिएगा ये सारे पॉइंट्स को हमें समझना एक एक करके कि वीवीटी थ्योरी के द्वारा इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं इन पॉइंट्स को, और पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें उसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले लेंगे। अभी एग्जाम्पल आपको बताया था ये NiCN का होल 4 2 नेगेटिव। इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं पहले। तो क्या करेंगे हम, हाइब्रिडाइजेशन तक पहुंचना है और उसके नीचे वाले पार्ट्स को भी सॉल्व करना है।
तो एक एक करके समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये कॉम्प्लेक्स देख के ही आपको सीधे बता देना है कि इसमें सेंट्रल मेटल कौन सी है, ये है निकल है। जब सेंट्रल मेटल निकल है तो इसका आपको एटॉमिक नंबर याद करके जाना होगा। अगर एटॉमिक नंबर भी आपको याद नहीं है तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि ज़्यादातर ये ट्रांजिशन मेटल में ही पाया जाता है और आपके लिए कंपटीशन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो मिलेगा वो फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल से मिलेगा। तो देखिए ये है हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल, फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल। यहां से स्टार्ट होती है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। चूंकि हमारा क्वेश्चन निकल है तो ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर आता है। जैसा कि पीरियोडिक टेबल में आप सीख चुके हैं, तो ये पूरे 10 एलिमेंट होते हैं, दिमाग में रख लीजिए। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज याद कर लीजिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। और ये एटॉमिक नंबर इसका होता है 21, क्रम से होता है 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। तो हमारा क्या है, निकल है, तो देखिए एटॉमिक नंबर हमें इसका पता लग गया। इस टाइप से आप याद कर सकते हो, 21 to 30 होती है स्कैंडियम टू जिंक। इस टाइप से आपको पीरियोडिक टेबल में याद करने की कोशिश कीजिएगा। मैं पूरी पीरियोडिक टेबल को आपको याद कराऊंगा, एक वीडियो उस पर बनाने वाला हूं, लेकिन अभी मैंने चूंकि बात आ गई तो निकल आ गया, तो निकल का एटॉमिक नंबर याद रखना है, तो हमें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज याद होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा एटॉमिक नंबर। सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, नंबर 1 एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 28। ये हमारा निकल का एटॉमिक नंबर है। जब एटॉमिक नंबर हमें पता लग जाता है तो हम सेकंड नंबर के पॉइंट की तरफ जाते हैं। और सेकंड नंबर का पॉइंट क्या है बताओ, कोऑर्डिनेशन। आगे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी कॉपी में बना हुआ है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अब ये आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बताया, इसमें CN कितने हैं, 4 जुड़े हुए हैं। जितने सेंट्रल मेटल से लिगेंड अटैच होते हैं वो लिगेंड मोनोडेंटेट होना चाहिए, तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही होगा जितना नंबर लिगेंड का है। तो 4 लिगेंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो ये क्वेश्चन आपका आधा सॉल्व हो गया कि या तो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हमें क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन हमें जरूरत पड़ने वाली है, वो है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर समझते जाना ध्यान से, कोई भी चीज ना छूट जाए, क्योंकि इसमें केवल फालतू बात बोलने से कि ट्रिक के द्वारा सब कुछ पता लग जाएगा, तो सब कुछ पता लग जाएगा, लेकिन कठिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो ये चीज मैं आपको वो बिल्ड करा दे रहा हूं। एक एग्जांपल आप अच्छे से समझ लीजिए कि आपको VBT थ्योरी में 11 के 11 पॉइंट्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे और पूरी केमिस्ट्री में चाहे 1000 एग्जाम्पल हो आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। जो सॉल्व नहीं कर पाएंगे उसके लिए बताऊंगा कि आपको क्या करना है। ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालेंगे ये तो मैं आपको पहले वीडियोज में ही सिखा चुका हूं, फिर भी आज दोबारा बता रहा हूं। देखो Na का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो X इसको मानना है +X। Cn का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, तो यहां पर लिखेंगे -4। और टोटल ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, तो हम X को फाइंड कर सकते हैं। माइनस इधर चला जाएगा, +4 -2 और X = हो जाएगा +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल का हमारा कितना आ गया, +2। हमें इसकी जरूरत पड़ेगी हाइब्रिडाइजेशन निकालने में, इसलिए हमने एटॉमिक नंबर तैयार किया, फिर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर देख के ये पता लगा इन दो में से कोई आंसर आएगा। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, +2 हो गया। चौथे नंबर पे जो चीज़ हमें निकालना है वो है
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सभी जानते हैं। 11th क्लास आप लोग करके आए हैं या 12th में एंट्री ले रहे हैं या 12th कर चुके हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आता है, फिर भी मैं आज इसको लिखना सिखाऊंगा कि इसे कैसे लिखना है। तो आपको अब लिखना है हमें निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम जब भी लिख सकते हैं जब हमें एटॉमिक नंबर पता हो। तो इस एटॉमिक नंबर का हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो देखिए क्या होगा, 1H2 2H2 2p6 3H2 3p6 4H2 3d8। देखिए 8 हो गए। वैसे ये ट्रिक भी है कि अगर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जो लास्ट का नंबर होता है ना, उसी के बराबर यहाँ लास्ट में पेनल्टीमेट ऑर्बिट में इतने ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो देखिए 2 और 2 4, 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 8 28, ये पेनल्टीमेट सेल कहलाता है, और ये आउटर मोस्ट सेल कहलाता है 4s। ओके, अब इसके द्वारा मैं आपको 4th नंबर का पॉइंट बड़े आसानी से निकाल पाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना है कि इस कॉम्प्लेक्स का जो सेंट्रल मेटल है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो देखिए इसको हमें कैसे लिखना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले मैं Na लिख रहा हूँ, ठीक है। Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आया, तो इसके आउटर मोस्ट सेल का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लेंगे। आउटर मोस्ट कौन सा है, 4s है। पेनल्टीमेट सेल इसका कंप्लीट फिल नहीं है, तो हम दोनों का यूज करेंगे। 3d सबसे लास्ट में है, उसके बाद में 4s है। तो पहले मैं यहां लिख लेता हूं 3d। देखो ध्यान से, 3d में 1 2 3 4 एंड 5, देखिए 5 ऑर्बिटल होते हैं। ये है हमारा 3d। उसके बाद कौन सा है, 4s, ये लिख दिया 4s। और खाली कौन कौन सा, देखो 3d है पेनल्टीमेट, ये तो भरे हुए हैं सब। 3d ले लिया लास्ट में, और आउटर मोस्ट 4s ले लिया। 4s के आगे सब खाली है, इनको बना देते हैं यहां पर। 4p खाली है, ठीक है, 4p खाली है, और 4d भी खाली है। 1 2 3 4 एंड 5, ये देखिए ये हमारा 4d, ये भी खाली है, वेकेंट है। इस तरीके से हमें लिखने की प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पर देखिए 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। तो हुंड का रूल बोलता है पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करिएगा। ऐसे सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आप फिल कर दो, उसके बाद पेयरिंग करेंगे। तो 6th नंबर का इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, 7th यहाँ आएगा, और 8th यहाँ पर आएगा। ओके, बात आप समझ रहे हैं ना, ये चीज आपको यहाँ करना है। अब 4s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिए, बड़ा सिंपल है। ये आपको मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखा रहा हूँ सबसे सिंपल वे में, और ये आपको करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जब आने लगेगा तो आप उंगलियों पे से भी निकाल पाएंगे। अब निकिल का तो मैंने निकाल दिया, ये निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन मैंने अभी यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताया था कि निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, +2। इसका मतलब क्या है, Na से Na का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +2। तो ये रहा हमारा Na2 पॉजिटिव। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से हमें बाहर निकालना है आउटर मोस्ट सेल से। तो आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, 4s। ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, तो फिर से हमें यहाँ बनाना पड़ेगा। ये देखिए ध्यान से, मैं फिर बना रहा हूं यहाँ 1 2 3 4 एंड 5, ये है 3d। उसके बाद में ये रहा हमारा 4s, जिससे हमने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ से बाहर निकल गए। अब हमारे पास s भी खाली, और ये p भी यहाँ पर वेकेंट है, और d तो पहले से ही वेकेंट है, ये तो आपको पता ही है।
लेकिन हम यहाँ पर ऑर्बिटल दिखाएंगे यहाँ पर और लिख देंगे यहाँ पर 4d। ध्यानपूर्वक देखते जाना, लापरवाही से समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो भरे हुए हैं इनको हम ऐसा ही भर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 4s से इलेक्ट्रॉन चले गए क्योंकि Na2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बात समझ में आ रही होगी आपको। अब आपको क्या करना है, अब हमें हाइब्रिडाइजेशन करना है। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, क्योंकि बीबीटी थ्योरी मेन बॉन्डिंग को ही तो समझाती है, एक्सप्लेन करती है कि लिगेंड लोन पेयर को डोनेट करता है मेटल आयन को और बीच में क्या बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है। इसी बॉन्ड के द्वारा हम उसका स्ट्रक्चर, उसकी ज्योमेट्री बताते हैं। हम यहाँ पर ज्योमेट्री को हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा बताने की कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे हम हमारे पास Cn कितने हैं, 4 Cn हैं। और ध्यान रखना बीबीटी थ्योरी ये हमें बताती है कि हाइब्रिडाइजेशन हमेशा लिगेंड के सिग्मा ऑर्बिटल और मेटल आयन के वेकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करते हैं। तो ये आपका 4th नंबर का पॉइंट क्लियर हो गया। 4th नंबर के पॉइंट के बाद आपको ये और पता होना चाहिए 5th नंबर का पॉइंट, टाइप्स ऑफ लिगेंड। कैसा लिगेंड है, अगर इसमें जुड़ा हुआ लिगेंड अगर आपको पता नहीं है ये कैसा है, स्ट्रांग है या वीक है, तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो Cn के बारे में बता दें, Cn एक स्ट्रांग लिगेंड है। Cn कैसा है, स्ट्रांग लिगेंड है। तो स्ट्रांग लिगेंड होगा तो क्या पोजीशन बनेगी, यानी आपको एक मैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सिखा दूंगा जिसमें कौन स्ट्रांग है और कौन वीक है, वो हमें पहले से ही पता होगा तो आप बता पाएंगे। यहाँ पर चूंकि इसका काम है Cn का, तो Cn इज ए स्ट्रांग लिगेंड। स्ट्रांग लिगेंड अगर होता है तो यहाँ पर मैं 5 नंबर डाल देता हूँ, टाइप्स ऑफ लिगेंड, ये हमें पता होना चाहिए। तो टाइप्स ऑफ लिगेंड में ये लिगेंड कैसा है, स्ट्रांग लिगेंड है ये वाला। कौन सा, Cn। Cn इज स्ट्रांग लिगेंड। तो स्ट्रांग लिगेंड होता है अगर ये, तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो आपस में पेयर अप कर लेते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा और इसके साथ पेयरिंग कर लेगा। अगर ये लिगेंड वीक लिगेंड होता तो ये पेयरिंग नहीं करता, इसलिए यहाँ पर इसकी एनर्जी कम हो जाती है। तो ये हुआ हमारा लिगेंड का रोल। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं तो ये आपस में पेयर अप करेंगे। पेयर अप करने के बाद देखिए स्थिति ये होगी। अब देखिए ये बनेगा ऐसा। अब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा तो यहां भी क्या हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। ये वेकेंट हो गया पूरी तरह से, ये वेकेंट है, इसको बोलेंगे 3d। अब इस वेकेंट में ये Cn अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। इसी को हम हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे, यानी ओवरलैपिंग विद मेटल आयन। ये लिगेंड है, ये मेटल आयन का वेकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और यहाँ पर ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है इसको बोलते हैं सिग्मा ऑर्बिटल। तो इसका सिग्मा ऑर्बिटल, इसका वेकेंट ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करके हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पर इसके साथ हो गया, ये हमारा खाली है। देखिए ये 4s खाली है हमारा, ये 4s है। यहां भी ये दूसरा Cn इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसके साथ बॉन्डिंग करेगा। उसके बाद कितने ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग होगी, जितने Cn होंगे। 4 Cn है तो 4 ऑर्बिटल इस तरीके से बॉन्डिंग करेंगे। एक और Cn, ये पूरा टोटल क्या कहलाएगा, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4s एंड 4p, इसलिए मुझे यहाँ दिखाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए ये ऑर्बिटल और उसके बाद एक और ऑर्बिटल, इससे करके ये हाइब्रिडाइजेशन होगा।
कहाँ से कहाँ तक होगा आयोडाइजेशन, यहाँ से यहाँ तक, ये आप देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आयोडाइजेशन, ये देखिए। तो कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक तो डी वाला कर रहा है तो ये कहलाएगा डी, उसका एक एस कर रहा है तो एस, और दो पी कर रहे हैं तो पी, DsP2, ये हाइब्रिडाइजेशन हमारा निकल आया। अगर आपको कोई पूछे NiCN का होल 4 नेगेटिव में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, इसकी ज्योमेट्री कैसी है, तो आप कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, DsP2 जो हमने यहाँ पर निकाला है। ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉनिक, टाइप्स ऑफ लिगेंड बता दिया, और अपन अब क्या समझ रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया 6 नंबर पे, ये नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। डाइजेशन कितना आया, DsP2। अब तो निकाल लोगे ना, इस तरीके से देख के बताना है आपको। जितने लिगेंड होंगे उतने लिगेंड वेकेंट ऑर्बिटल से स्टार्टिंग से जुड़ना चालू हो जाएंगे, जो भी खाली हो, और बच्चों को छोड़ देते हैं। तो ये DsP2 है। जब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है तो हम आसानी से इसकी ज्योमेट्री बता सकते हैं। ज्योमेट्री इसकी होगी स्क्वायर प्लेनर। ये आपको याद कर लीजिए, DsP2 हाइब्रिडेशन कभी भी आए तो ज्योमेट्री कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी। जब ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर बता दी, हाइब्रिडाइजेशन ये बता दिया, तो इसमें जो 2 क्वेश्चन मैंने जो उसमें एक्स्ट्रा बताए थे ना, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, अगर कोई पूछता तो बता सकते हो, लेकिन वो ऑक्टाहेड्रल की प्रॉपर्टी है कि अगर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इनर पार्टिसिपेट करते हैं तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, और आउटर डी पार्टिसिपेट करता है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। अगर n-1 डी पार्टिसिपेट करता है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, और nd पार्टिसिपेट करता है, जो कि ये है nd ऑर्बिटल, यानी आउटर वाला d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं तो उसे बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। दोनों चीजें बताऊंगा अभी उस टाइप के कॉम्प्लेक्स में, लेकिन यहां पर उनकी जरूरत हमारी नहीं है। अब यहां पर ज्योमेट्री आ गई, हाइब्रिडाइजेशन आ गया, तो आप 8 नंबर के क्वेश्चन को मैग्नेटिक बिहेवियर निकाल दीजिए। अब मैग्नेटिक बिहेवियर सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मैग्नेटिक बिहेवियर मींस मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। तो मैग्नेटिक बिहेवियर में 2 बातें हैं। पहले तो हम इसका पता लगा दें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये देखना है आपको। अगर कंप्लीट पार्ट में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हों तो उसे डाई मैग्नेटिक बोलते हैं। डाई मैग्नेटिक कब होंगे, जब कंडीशन ऐसी हो, सारे के सारे ऑर्बिटल की कंडीशन ऐसी हो, तब डाई मैग्नेटिक होगा। सारे के सारे, यहां के सबसे लास्ट में देखना, सारे ऑर्बिटल कैसे हैं, फिलअप है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे कहेंगे डाई मैग्नेटिक। और अगर इस टाइप का हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो पैरा मैग्नेटिक। अगर एक जगह भी इस टाइप का इलेक्ट्रॉन हो, सब भरे हुए हों, एक जगह भी क्या होता, सिंगल इलेक्ट्रॉन होता ऑर्बिटल में, तब उसे हम बोलते हैं पैरा मैग्नेटिक। अब इस कंडीशन को अगर देखें हम, तो हमारा ये तो नहीं है, ये वाला है डाई मैग्नेटिक, यानी ये स्ट्रक्चर कैसा है, डाई मैग्नेटिक है। डाई मैग्नेटिक है तो म्यू क्या होगा, 0, क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अगर आपको कोई म्यू निकलवा रहा है तो ये फॉर्मूला याद रखिए, म्यू इज इक्वल टू √n इंटू n+2 बोर मैग्नेटोन। n कितने, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0, यहाँ भी 0, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0, तो क्या आएगा, म्यू इज इक्वल टू 0। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या आया, 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 0, तो इसको मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर बोलते हैं। पैरामैग्नेटिक है या डाई मैग्नेटिक। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इसमें निकालने की जरूरत नहीं है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इसको भी हम नहीं निकालते हैं इसमें, ये हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में निकालते हैं, जो कि अभी सीखेंगे।
तो चलिए आपको ये चीज़ यहाँ पर इतने पॉइंट्स, हाइब्रिडाइजेशन पता लग गया, ज्योमेट्री पता लग गया, मैग्नेटिक बिहेवियर पता लग गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा ये सारी चीज़ें हमें पता लगी हैं। कई कई जगह पर कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केस हैं इसमें जिसमें जब तक कि मैग्नेटिक मोमेंट नोन नहीं होगा हम ज्योमेट्री नहीं बता सकते। तो ज्योमेट्री बताने के लिए कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे मिलेंगे जिन्हें हम सॉल्व करेंगे तो ऐसा लगेगा कि हमारा आंसर राइट आ गया, लेकिन वो आंसर राइट नहीं होगा, क्योंकि उसमें ये लिमिटेशन है वीवीटी थ्योरी की कि मैग्नेटिक मोमेंट अगर उसने नोन, अगर कुछ प्रॉपर्टी उसने नोन दी है, हमें बता दी गई है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इतने हैं या इसका म्यू इतना है, इसके आधार पर भी हम पता लगा लेंगे कि यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और वीक लिगेंड है, तो किस आधार पे हमें इसमें पेयर अप करना है। तो आप इसे समझ गए होंगे। अब मैं दूसरा एग्जांपल देने जाऊंगा। देखो यहां से स्टार्ट किया तो देखो DsP2 आया। अगर यहां पर वीक लिगेंड होता तो ये पेयर अप नहीं करता, तो हमें आगे से हाइब्रिडाइजेशन निकालना होता। तो समझ लीजिए, इसको जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2। लार्ज ब्रैकेट Fe Cn का होल 6 3 नेगेटिव, इसमें हमें हाइब्रिडाइजेशन और इससे रिलेटेड सारी चीज़ें निकालना सीखना है उसी प्रोसेस से। तो सबसे पहले मैं समझते जाइए मैं क्या क्या लिखने वाला हूँ। सबसे पहले मैं नंबर 1 एटॉमिक नंबर Fe का होता है 26। अब समझाऊंगा नहीं, अब आपको निकालना बता दिया है। 26 है इसका एटॉमिक नंबर। नंबर 2 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। जितने लिगेंड होते हैं उतना ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है यदि लिगेंड मोनोडेंटेट है तो। तीसरा क्वेश्चन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर Fe का निकालना है तो +x प्लस -6 इसका -1 चार्ज होता है इजिकल टू -3। सो x इजिकल टू इधर चला जाएगा तो +6 -3, सो x इजिकल टू +3 आ गया। तो यहाँ पर 4 नंबर लिखेंगे। Fe को कैसे लिखा जाएगा 3 पॉजिटिव। ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद ये छोटी छोटी चीज़ें समझ लो क्या क्या ज़रूरत होती है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। लिगेंड के बारे में देखें नंबर 5 में। लिगेंड कैसा है, अभी आपको बताया था Cn इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इसकी लिस्ट आपको याद करा दूंगा। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये पेयर अप करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स आपस में पेयर अप करेंगे। 6 नंबर पे सीधा हम काय पे चाहिए, लिगेंड हमें मालूम पड़ गया। तो अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लें 26 का। ये होगा 1h2 2h2 2p6 3h2 3p6 4h2 3d। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है बाहर 6, तो यहाँ पर 6 आ जाएंगे। तो देखो 2 और 2 4, 6 10, 2 12 18 20 और 6 26। आउटर मोस्ट कौन सा है 4 है और पेनल्टीमेट कौन सा है 3d है। तो अब हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो अब हाइब्रिडाइजेशन ये हमें निकालना है। कितने नंबर को 7 नंबर डाल के देते हैं। नंबरों का कोई महत्व नहीं है, केवल आपको सिखाने के लिए है ओनली। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको इसको ऑर्बिटल फॉर्म में लिखना है। तो ऑर्बिटल फॉर्म में 2 ही चीज़ें लिखना है कि आपका पेनल्टीमेट सेल जो खाली है वो लिखना होगा और आउटर मोस्ट सेल है उसको आपको रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर 3d6 जो है इस कंडीशन में है। देखिए पहले हमारा 3d है ये, फिर 4s आएगा, उसके बाद 4p होगा, उसके बाद 4d होगा। ऐसे आपको स्पीड से बनाना है, सीख लो। 3 4 एंड 5 ये हो गया 1 2 3 4 एंड 5। इसको नीचे लिख दो। ये 3d है, ये 4s है, 4p खाली है और 4d भी।
3D में कितने इलेक्ट्रॉन है जरा देख लो, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हुंड रूल यूज करिए और 1 इलेक्ट्रॉन को पहले आपको यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद जब पूरे भर जाते हैं तो उसके बाद आपको इनकी पेयरिंग करना है। तो देखिए यहाँ से मैं भरूंगा 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हो गया। 4s में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये मैंने यहाँ पर कर दिए। उसके बाद ये खाली है, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल के फॉर्म में। अब हमें क्या करना है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा था वो Fe का था, हमें Fe की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें Fe3 पॉजिटिव की ज़रूरत है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। तो क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से डोनेट हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे अब लिखना है Fe3 पॉजिटिव, तब कंडीशन ये होगी, देखिए ये है हमारे 1 2 3 4 5 एंड 6, इसी की नकल करना है। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल के जाएंगे, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये निकल जाएंगे इसमें से, 3D है ये, 4s है। अब 4s से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन ये पेयर वाला ये चला जाएगा, देखिए। तो यहाँ पर अब 5 इलेक्ट्रॉन रह गए और यहाँ पर टोटल खाली। उसके बाद हम आ जाते हैं 4p पर, ये भी खाली। उसके बाद D बनाना तो पड़ेगा, चाहे ज़रूरत पड़े या ना पड़े, देख लेना चाहिए इसको। 4s हो गया, 4p एंड 4d, समझ लो अच्छे से। अब मैंने 3D समझ लिया कैसे आया, ये 3 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मुझे 3 इलेक्ट्रॉन कम करना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ से किए कम, 1 इलेक्ट्रॉन मैंने ये वाला कर दिया कम। तो यहाँ पर टोटल कितने थे, 6 और 2 8, और अब कितने, ओनली 5, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गए। अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन किसका होगा, Fe3 पॉजिटिव का। तीसरी स्टेज में हम क्या करेंगे, लिगेंड के बारे में सोचते हैं, लिगेंड कैसा है। लिगेंड तो हमारा स्ट्रॉन्ग है, ये लिखा हुआ है Cn इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पेयर हो जाएंगे। कैसे होंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर कर लेगा, ओके, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा इस तरीके से। तो देखिए क्या कंडीशन होगी। अब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कैसे लिखे जाएंगे, देखो ये बनाया मैंने फिर से स्ट्रक्चर। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ भी 2, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 खाली हैं। तो ये 3D की पोजीशन हो गई। 4s में अभी तक कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, 4p में कोई नहीं, 4d में भी कोई नहीं, 1 2 3 4 5, यानी 4d खाली। 4p के बारे में भी बात करेंगे, ये 4p, ये यहाँ पर 4s और ये 3d। अब क्या करना है, हमें हाइब्रिडाइजेशन करना है, किस किस के साथ होगा। अब आप देख लीजिए, ये 2 ऑर्बिटल अंदर वाले, इसको बोला जाता है n-1d ऑर्बिटल, और इसे बोला जाता है nd ऑर्बिटल। अगर हाइब्रिडाइजेशन में ये पार्टिसिपेट करेगा तो इसे बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अगर ये पार्टिसिपेट करेगा तो बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर ये पार्टिसिपेट करता है तो अपन बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, अगर ये पार्टिसिपेट करता है तो उसे बोलेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ओके, इन क्वेश्चंस को ही पूछा जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास Cn कितने हैं, 6 हैं, तो यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन चालू हो जाएगा। देखिए ये आ गया Cn, दूसरा ये Cn, तीसरा ये Cn, चौथा ACN, और उसके बाद ACN। देखिए यहाँ तक बात बन गई हमारी। ACN सारे के सारे लिगेंड हैं जिन पे एक एक लोन पेयर है, और ये एक एक लोन पेयर डोनेट करके इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे, किसके साथ, मेटल आयन के वेकेंट ऑर्बिटल के साथ। तो ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा देख लीजिए। डी के 2 ऑर्बिटल हैं, डी के 2 ऑर्बिटल हैं, एक होगा dx² - y² एंड dz²।
उसके बाद S का कौन है, 4s है। उसके बाद 4p में 4px 4p बाई, देखो कहाँ तक जाएगा, 1 2 3 4 5, एक और जाएगा यहाँ पर, एक और Cn, और यहाँ पर 4pz। इतने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसको अपन लिख सकते हैं d के 2 हैं तो d2, s का 1 है तो s, p के 3 है तो d2 sp3। ये देख लीजिए, ये आ गया आयोडाइजेशन हमारा, 2d 1s और 3p। इनमें ऐसे करके भी लगा सकते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को, यहाँ करके दिखा देते हैं कि ये लोन पेयर ये लिगेंड से मिला है और पार्टिसिपेट किया है। यहाँ से यहाँ तक की स्थिति ये वाली बन रही है, देख लीजिए, ये आयोडाइजेशन है। d2sp2 d2sp3 सॉरी, तो d2sp3 बोले या sp3d2 बोला जाए, दोनों ही कंडीशन में ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल ही कहलाएगा। तो ज्योमेट्री इसकी कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल, जैसा स्ट्रक्चर है वैसा ही ज्योमेट्री है इसकी। अब अगली बात आती है, तो यहां पर हमें पता लग गया ज्योमेट्री है इसकी, 7 नंबर की जगह इसको 8 नंबर डाल देंगे। ये हमारा आयोडाइजेशन निकल आया, साथ में इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है। और क्या पता लग सकता है, अभी तो बहुत सारी चीजें पता लगा सकते हैं इससे हम। क्या क्या, नंबर 1 तो मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देख लीजिए ये वाला, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहलाता है, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो मैग्नेटिक नेचर में इसे पैरामैग्नेटिक बोला जाएगा, पैरामैग्नेटिक। और अगर इसका म्यू निकालूं तो म्यू इक्वल टू √n इंटू n+2। n की वैल्यू कितनी है, 1, तो इसे लिख सकते हो आप 1 इंटू 1+2, तो कितना आ जाएगा 3, और 3 की वैल्यू क्या होती है, लगभग 1.73। इस तरीके से हम इसका म्यू निकाल सकते हैं, ये है पैरामैग्नेटिक। अगली बात, ये जैसे 8 नंबर था, ये मैं इसको 9 नंबर दे देता हूं। और क्या निकाल सकते हैं, और ये निकाल सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, यानी हाइब्रिडाइजेशन कहां से स्टार्ट हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन n-1d से हुआ है, इसलिए इसको ये नाम देंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये कह सकते हो उसको, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। और जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल, अगर इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन n-1d से हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन n-1d से हो रहा है, तो उसे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे। अगर हाइब्रिडाइजेशन इसमें नहीं, इस वाले d तक पहुंच रहा है, तो उसे हम बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक नेचर निकालना हमारे इस रूल से आसान है, लेकिन ये प्रैक्टिकली नहीं है। ये पूरा का पूरा VBT थ्योरी एक्सपेरिमेंटल है, फिर भी उसमें कमियां रह गई कि हम थ्योरेटिकली सारी चीज को देख करके नहीं बता सकते। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इसमें, उनमें आपको प्रॉब्लम क्या आएगी कि कई कॉम्प्लेक्स ऐसे होंगे जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हैं और कई मेटल आयन के साथ वो वीक लिगेंड की तरह काम करते हैं। तो उस कंडीशन में हमारा यहां पर मैग्नेटिक नेचर गलत आएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन भी गलत आएगा, यानी सारे के सारे क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। तो ऐसा क्वेश्चन यदि कोई एक्सेप्शनल केस पूछता है और उसके साथ में वो हमें मैग्नेटिक मोमेंट बता दिया जाता है, म्यू की वैल्यू बता दे, तो हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, क्योंकि हमें पता होगा कि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो हम समझ जाएंगे कि हम उसका पेयर अप करें या नहीं करें, लिगेंड को स्ट्रॉन्ग माने या नहीं माने। तो इन्होंने स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड के बारे में कोई ज़्यादा डिस्कस इसमें नहीं किया है, इसलिए इसमें 90% क्वेश्चन तो आपके सॉल्व होंगे थ्योरेटिकली, भले ही एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, लेकिन
आपके कई ऐसे एग्जाम्पल है जो मैं आपके दिमाग में अभी डाल दूँ, आप पेपर में सॉल्व करें या बुक से देखें तो आप कहें या तो बुक में गलत लिखा हुआ है या आपको नहीं आ रहा है, तो बताऊं वो एक्सेप्शनल केस हैं। उनके लिए एक ही उपाय है कि हमें मैग्नेटिक मोमेंट पता हो या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता हो, जो कि नोन होना चाहिए, तो फिर हम आगे का क्वेश्चन उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इतने एग्जाम्पल्स को याद करना संभव नहीं होता। तो ये 2 एग्जाम्पल से आपने सारी चीज समझ ली ना। FeCN6 से मैंने ऑक्टाहेड्रल आपको समझा दिया और NiCN के होल 4 से हमने टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को समझाया। तो मैंने बता दिया है कब वो टेट्राहेड्रल होगा और कब वो स्क्वायर प्लेनर होगा। यहाँ पर ये ऑक्टाहेड्रल ही होना है, जो कुछ चेंज होगा वो यहाँ पर होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इसका भी बड़ा सिंपल तरीका, अगर मैं CN की जगह पर वीक लिगेंड ले लूँ तो यहाँ से पेयर अप नहीं होगा और यहाँ तक हाइब्रिडाइजेशन जाएगा, यानी आउटर एंडी में जाएगा, तब उसे हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। और जब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा तो सिंपल कह देंगे कि ये हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। बस, तो इस वीडियो में आप इतना ही समझने की कोशिश कीजिए और निकालिए क्वेश्चंस को, और जो भी प्रॉब्लम आए तो मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं अभी आपको इस वीडियो में 2 ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वीडियो बड़ा हो जाएगा दूसरे एग्जाम्पल पे, और मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको सिखाने वाला हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।